इस सारी लड़ाई में अमेरिका ने जो ईरान की धज्जियां उड़ाई हैं उसको पूरा करते करते ईरान को सालों साल लग जाएंगे। तो इनके पास खुद के हथियार नहीं हैं, ये बस अमेरिका के पंटर लोग हैं जिनको अमेरिका पाल रहा है। अमेरिका ने बिना वजह एक ईरान जैसा दुश्मन खड़ा कर लिया है, एक ऐसा दुश्मन जो भाई अमेरिका को बहुत लंबे समय तक सताने वाला है। ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लगे, क्योंकि जो ईरान है वो इजराइल और अमेरिका का जानी दुश्मन है। उनको डर था कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग गया तो ईरान उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल पे करेगा। तो इसलिए ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लगे। पर यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले, चाहे वो बाइडन थे, चाहे वो बराक ओबामा थे, जॉर्ज बुश थे, इन्होंने कभी भी ईरान के ऊपर डायरेक्टली एयर स्ट्राइक नहीं करवाई है, ना ही ईरान के साथ कोई बहुत बड़ी वॉर करी है। बल्कि वो थोड़े बहुत सैंक्शंस के जरिए या एग्रीमेंट वगैरह करके डिप्लोमेसी से किसी ना किसी तरीके से वो ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे ताकि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप बराक ओबामा ले लो। बराक ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करी थी। इस डील के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। जितना भी उसने यूरेनियम को इनरेंच करा है, जितना भी उसने रिसर्च डेवलपमेंट करी है न्यूक्लियर वेपन को लेके, वो वहीं के वहीं रोक दी जाएगी। इससे ज़्यादा और कोई भी डेवलपमेंट नहीं करी जाएगी न्यूक्लियर वेपन को लेके। और अगर आप देखोगे तो ईरान इस चीज़ को मान भी रहा था, ऐसा नहीं कि ईरान इस चीज़ को नहीं मान रहा था। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है जो दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे निगरानी रखती है, उसका खुद से कहना था कि ईरान जो है वो इस 2015 वाली न्यूक्लियर डील को प्रॉपरली फॉलो कर रहा था। तो यहाँ से हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहला तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के पहले, वो एग्रीमेंट वगैरह करने में या जो डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर वगैरह क्रिएट करने में काफ़ी विश्वास रखते थे। वो कोई ज़्यादा स्ट्राइक या अटैक वगैरह करने का कोई उनका मोटिव था नहीं ईरान के ऊपर। और दूसरा ये कि ईरान भी इन चीज़ों को मानता था। ऐसा नहीं कि ईरान ने कह दिया कि भाई मैं अमेरिका का दुश्मन हूँ तो अमेरिका जो मर्जी करता रहे, मैं अमेरिका के साथ कोई डील वील नहीं करूँगा, मैं अमेरिका की कोई बात नहीं मानूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। ईरान प्रॉपरली इसको फॉलो कर रहा था। अब 2016 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि मेरे से पहले जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं वो अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग थे, वो अव्वल दर्जे के डरपोक लोग थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही बैक फुट पे रह के ईरान के साथ डिप्लोमेसी वगैरह करने की कोशिश करी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम क्यों ईरान से डरें, हम क्यों ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन करें, हम क्यों ईरान के साथ डिप्लोमेसी करें। हमको तो उल्टा ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, उसके ऊपर तगड़े से तगड़े सैंक्शन लगा देने चाहिए, एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, जंग लगा देनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके जबरदस्ती उसके पास जितना भी यूरेनियम है, जितना भी उसके पास रिसर्च पेपर है न्यूक्लियर पावर को लेके, वो सारे अपने अंदर टेक ओवर कर लेने चाहिए, उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए। पर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज नहीं सोची कि कोई तो कारण रहा होगा कि जो पिछले प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करा, कोई एयर स्ट्राइक नहीं करवाई। कोई तो कारण रहा होगा। वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था, उसमें एक चीज लिखी थी कि जो ट्रंप है और जो ट्रंप की टीम है उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं थी, टेक्निकल एबिलिटी नहीं थी बातचीत करने की, कि ऐसे देश के साथ कैसे डील किया जाता है, ऐसे देश के साथ कैसे नेगोशिएशंस करी जाती हैं जिसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन हो, और खास करके ईरान जैसी कंट्री के लिए जो अमेरिका का इतना बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ट्रंप एक प्योरली बिजनेसमैन है, उसके पास कोई नेगोशिएशन की स्किल नहीं है, कोई लीडर की स्किल नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी ईरान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह साइन करने की कोशिश करी नहीं है जैसा कि बराक ओबामा ने करा था 2015 में। यही कारण था कि जो एग्रीमेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था, जिसको ईरान प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया, उसको क्विट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं तो इस एग्रीमेंट को मानता नहीं हूँ, मैं तो ईरान के ऊपर प्रॉपर प्रेशर डालूंगा, उसके ऊपर प्रॉपर सैंक्शन लगाऊंगा। तो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए कि तेरा तेल बिकने नहीं देंगे, जो भी देश तुम्हारे साथ बिजनेस करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जो ईरान था वो फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने लग गया। आप देखोगे 2015 से पहले ईरान ने यूरेनियम को 20% तक इनरिच कर लिया था। पर जब बराक ओबामा ने एग्रीमेंट साइन किया 2015 में, उसके बाद जो ईरान था उसने यूरेनियम को आगे इनरिच करना बंद कर दिया। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्रीमेंट तोड़ा, ईरान ने वापस से
यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया और 2021 आते आते ईरान ने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया। 60% तक इनरिच करने का मतलब होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, क्योंकि अगर एक बार यूरेनियम को 90% तक इनरिच कर लिया तो मतलब कि ईरान जो है वो यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि पेट्रोल पंप ने मतलब ट्रंप ने किस तरीके से बना बनाया जो खेल था वो बिगाड़ के रख दिया। ईरान अच्छा भला न्यूक्लियर एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा था, भाई बस गुड़गोबड़ कर दिया ट्रंप भाई साहब ने। अब क्योंकि ट्रंप भाई साहब के पास कोई टेक्निकल स्किल थी नहीं कि नेगोशिएशन कैसे करी जाती हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आप देखोगे कोई कोशिश करी नहीं कि ईरान के साथ कोई और एग्रीमेंट साइन किया जाए जैसे कि बराक ओबामा ने करा था, बल्कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक कर दिया। ईरान की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया गया, उनकी मशीन्स तोड़ दी गई। तो उसी टाइम पे अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया था कि इंडीड अमेरिका के अटैक के बाद, अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो बर्बाद तो हो चुकी हैं, वहाँ की मशीन्स भी काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, बट जो मेन चीज़ होती है न्यूक्लियर बनाने के लिए यूरेनियम, जो ईरान ने 60% तक इनरिच कर लिया था, वो अभी भी ईरान के पास सेफ पड़ा हुआ है। ईरान ने स्ट्राइक होने से पहले ही उसको वहाँ से निकाल लिया और किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपा दिया, और उसी दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोच लिया कि अब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। देखा जाए तो ट्रंप जैसे व्यक्ति के लिए कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह या डिप्लोमेसी जो करी जाती है वो तो ट्रंप को आती नहीं है, और ईरान की सरकार खुद तो बोलेगी नहीं कि भाई तू हमारी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जा और यहाँ पे जितना भी यूरेनियम पड़ा हुआ है उसको उठा के अपने देश वापस ले जा, वो तो आके बोलेंगे नहीं। और ऊपर से अमेरिका और इजराइल कोई एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते ईरान के ऊपर, क्योंकि एयर स्ट्राइक से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ईरान ने यूरेनियम को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपा रखा है, और पहली बात तो उस फैसिलिटी का पता ही नहीं कि वो है कहाँ पे, तो इसीलिए उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को एक ही चीज़ समझ आई कि हमको ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए, ईरान की सरकार पलट देनी चाहिए, जो नई सरकार आएगी वो हमारी बातें मानेगी, हमसे डील करेगी, उससे हम यूरेनियम भी ले लेंगे और वो हमारे हिसाब से चलेगी। इसलिए 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर फुल स्केल वॉर लगा दी। और ये अटैक इतना बड़ा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, ईरान की जितनी भी टॉप लीडरशिप थी, ईरान की जितने भी टॉप ऑफिसर्स थे, सबको मार दिया गया। ये अटैक इतना बड़ा था कि ईरान की जो मिलिट्री थी उसके लगभग सारे ही हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया। ईरान की जो नेवी थी, उसकी जो वॉरशिप्स थी, उनको डुबा दिया गया। जहाँ से ईरान की इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहाँ से उसके गैस आती है, तेल आती है, उन सारी ऑयल फैसिलिटीज़ को, सारी गैस फैसिलिटीज़ को, सबको उड़ा दिया गया। अब अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है उसने ईरान को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो अमेरिका जीत गया, बट प्रैक्टिकली सिचुएशन बहुत ही अलग है, क्योंकि अमेरिका ने जो सोचा था कि अमेरिका वहाँ की रिजाइम पलट देगा, वहाँ की सरकार जो है वो हटा देगा, नई सरकार आएगी, वो हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका ने सोचा था कि जो ईरान के पास यूरेनियम है, जो उसके पास न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह है, उसको हम टेक ओवर कर लेंगे। पर आज की डेट तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अमेरिका ने सोचा था ये सारी लड़ाई जो है वो सिर्फ 1-2 दिन चलेगी, 1-2 दिन में मैं सरकार पलट दूंगा, नई सरकार आ जाएगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे हिसाब से 25 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, पर अभी तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ना तो अमेरिका सरकार पलट पाया, ना अमेरिका के हाथ में यूरेनियम लगा, बल्कि उल्टा अमेरिका ने एक तीसरी नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी वहाँ पे। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पे अटैक करा, ईरान ने सबसे पहला काम करा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का 20-21% तेल मूव होता है। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो 60% क्रूड ऑयल मूव होता था, जो गैस मूव होती थी, वो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन देशों को जाता था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर रखा है, धमकी दे रखी है कि जो भी यहाँ से निकलेगा हम उसकी शिप को आग लगा देंगे, उसको उड़ा देंगे। और इसके चक्कर में सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सारी दुनिया में ऑयल प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, गैस प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। और जितना लंबे समय तक ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बैन रहेगा उतनी ही सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी। और सारी दुनिया जो है अब वो ट्रंप को ब्लेम करने लगी है कि भाई उसने अननेसेसरी बिना किसी बात के ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रही है कि क्यों पिछले जितने भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने ईरान के ऊपर डायरेक्टली एयर स्ट्राइक नहीं करी, उन्होंने ईरान के ऊपर फुल स्केल वॉर नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि उनको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है वो सिर्फ दुनिया की महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी आगे है।
जो अमेरिका है उसने हमेशा से ही ईरान को अपने बाकी के दुश्मनों से अलग माना है। आप इंडिया पकड़ लो, इंडिया में अगर हमको कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमको पसंद नहीं आता तो हम उसको 5 साल बाद बदल सकते हैं। तो सारी पावर किसके पास है? सिटीजन्स के पास। इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक ही होती हैं, वहां पे लोग ही वोट करते हैं और इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को और फिर वो लीडर देश चलाते हैं। पर अमेरिका जानता था कि ईरान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ईरान एक थियोक्रेटिक कंट्री है। थियोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे देश को कोई इलेक्टेड लीडर नहीं चलाता है बल्कि धर्म का सो कॉल्ड ठेकेदार देश को चलाता है। ईरान के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? उनके सुप्रीम लीडर के पास। ईरान के लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सुप्रीम लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा तो अगले 5 साल बाद कोई नया सुप्रीम लीडर ले आएंगे, किसी और को वोट डाल देंगे। जो सुप्रीम लीडर है उसको कोई आम जनता नहीं चुनती और वो जो सुप्रीम लीडर है वो धर्म के हिसाब से सारे फैसले लेता है। आप देखोगे ईरान की पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ लेके आती है, कोई कानून पास करती है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो जो कानून है धर्म के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से वो सही है कि नहीं है। अगर वो धर्म के हिसाब से सही है तो उसको लागू किया जाता है, अगर वो धर्म के हिसाब से सही नहीं है तो उसको लागू नहीं किया जाता। इसलिए ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ना कि रिपब्लिक ऑफ ईरान। रिपब्लिक के पहले इस्लाम लगता है। आप देखोगे दुनिया भर में जितने भी देश हैं, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इन सब के पास एक मिलिट्री होती है। पर ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास 2 मिलिट्रीज हैं। एक मिलिट्री है आर्टिश मिलिट्री जो कि देश की बाउंड्रीज को सिक्योर करती है, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे देश की जो आर्मी है वो हमारे देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। पर ईरान के पास एक दूसरी आर्मी भी है, उसको कहते हैं IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इनका काम देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना नहीं है। सोचो इनका काम क्या है? इनका काम है ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिजाइम है उसको प्रोटेक्ट करना। इनके लिए मेन दुश्मन वो नहीं है जो इनके देश के ऊपर अटैक करता है, बल्कि इनके लिए दुश्मन वो है जो इस्लामिक रिजाइम के ऊपर अटैक करता है। मान लो कि अगर ईरान का कोई खुद का सिटीजन बोल दे मेरे को डेमोक्रेसी चाहिए, मैं इस इस्लामिक रिजाइम के अंदर नहीं रहना चाहता, तो वो भी इस्लामिक रिजाइम का दुश्मन माना जाता है। ये अपने लोगों के ऊपर भी मशीन गन चला देते हैं, उनको भी मार देते हैं। और ऐसा करके ईरान की गवर्नमेंट अपने देश में डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देती है, अपने खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होने देती। क्योंकि ये चीज याद रखो कि अगर किसी देश में रिजाइम पलटता है तो वो तब भी पलटता है जब देश के खुद के लोग रेवोल्यूशन लेके आते हैं। और ये जो आर्मी है ये इस्लामिक रिजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ईरान है वो आतंकवाद को भी प्रमोट करता है। वो हज़बुल्लाह या हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रमोट करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको फंड करता है। यही कारण था कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था, ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इसका जो प्राइस होगा बहुत ही हाई है। ये जो रेडिकल आइडियाज़ हैं ये हमारे देश के खिलाफ चले जाएंगे, ये हमारे खिलाफ काम करेंगे और 9/11 जैसे अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए ईरान जैसे देश के साथ एग्रीमेंट वगैरह साइन करना ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है, ना कि वहाँ पे अटैक करना। इसीलिए ईरान का तख्ता पलट करना बहुत मुश्किल है और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने सोची नहीं। और ये मैटर जो है वो इससे भी ज़्यादा डीप जाता है, क्योंकि मान लो अगर कल को अमेरिका के साथ ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका का साथ देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अमेरिका की जो खुद का अलायंस है, जो नाटो अलायंस है, वो भी अमेरिका की मदद नहीं करेगा। देखो पहले आधी दुनिया को लगता था कि अगर अमेरिका पे कोई अटैक होता है या अमेरिका किसी प्रेशर के अंदर जाता है तो अमेरिका का साथ देने के लिए सबसे पहले नाटो अलायंस आएगा, क्योंकि ये जो नाटो अलायंस है इसके अंदर आज के टाइम पे 32 कंट्रीज आती हैं इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका भी नाटो का अलायंस है, वो भी इन 32 कंट्रीज में से एक है। अब नाटो अलायंस का एक रूल है कि अगर किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाकी के नाटो नेशंस हैं, जो बाकी के नाटो देश हैं, वो अपनी आर्मी भेजेंगे, मिलिट्री भेजेंगे, अपनी जितना भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा दूसरी नाटो कंट्रीज को बचाने के लिए। तो मतलब कि एक नाटो कंट्री को छेड़ो तो बाकी नाटो कंट्रीज जो हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगी, ऐसा मैटर है। इसीलिए आधी दुनिया को लगता था कि कल को अगर अमेरिका पे कोई अटैक होता है या अमेरिका किसी प्रेशर के अंदर जाता है तो नाटो कंट्रीज अमेरिका का साथ देंगी। पर इस ईरान की लड़ाई के बाद ये भी क्लियर हो गया कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो अमेरिका का साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को अब पता चल रहा है कि नाटो में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दरअसल नाटो के अंदर 32 कंट्रीज आती हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 32 कंट्रीज में से ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की बात कर रहा हूँ, ये
सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप में पड़ती हैं। अब ना यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अपने खुद के हथियार नहीं बना रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यूके ले लो, यूके यूरोपियन कंट्री और नाटो की एक मेंबर है। इनकी खुद की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत ही कम हो चुकी हैं। यूके के पास कोई बहुत बढ़िया डिफेंस सिस्टम भी नहीं है जो इनको एयर स्ट्राइक से बचा सके, जो इनको ड्रोन्स के हमलों से, फाइटर जेट के हमलों से बचा सके। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे की कमी है, नहीं, दरअसल इनको कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। इनको लगा कि हम नाटो के अलायंस है और नाटो में सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? अमेरिका। अमेरिका के पास बहुत सारी आर्मी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो तो वर्ल्ड पावर है, तो कोई भी हम पे अटैक करेगा ही नहीं। इनका मानना था कि हर एक देश यही सोचेगा कि अगर हमने यूके पे अटैक कर दिया तो वो एक नाटो कंट्री है, तो नाटो कंट्री पे अटैक करने के चक्कर में बाकी की नाटो कंट्रीज हम पे अटैक कर देंगी। खास करके जो अमेरिका है वो यूके को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, वो अपनी आर्मी को भेजेगा, वो अपने रिसोर्सेज भेजेगा। इसीलिए यूके को कभी फील ही नहीं हुआ कि हमको एक्चुअल में आर्मी की ज़रूरत है, हमको मिलिट्री की ज़रूरत है, हमको एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। मान लो कि कल को हमको किसी हथियार की ज़रूरत पड़ती है तो हमको हथियार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी हम अमेरिका से खरीद लेंगे। इसलिए आप देखोगे कि यूके के पास आज के टाइम पे जितने भी फाइटर जेट हैं वो किसने बनाए हैं? वो अमेरिकन मेड फाइटर जेट हैं, वो अमेरिका ने बनाए हैं। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका ने बना के यूके को बेच दिए हैं। जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं वो परमानेंटली बेचे नहीं जाते हैं, क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं जिनको अमेरिका बनाता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैवी फाइटर जेट होते हैं। और उन फाइटर जेट को अपनी फुल कैपेसिटी पे चलाने के लिए उन सॉफ्टवेयर को, जो फाइटर जेट के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। और इन फाइटर जेट्स के सॉफ्टवेयर को अपडेट कौन करता है? अमेरिका। तो इसलिए यूके के जो फाइटर जेट हैं इनको बार बार अमेरिका जाना पड़ता है रेगुलरली वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए। तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो फाइटर जेट ढंग से चलेंगे नहीं। आप देखो यूके की सबसे बड़ी पावर क्या है? उसकी सबसे बड़ी पावर है न्यूक्लियर सबमरीन्स। पर मैटर ये है कि उन न्यूक्लियर सबमरीन्स में से जो मिसाइल निकलती है जिसके अंदर वो न्यूक्लियर वॉरहेड डाले जाते हैं, इस मिसाइल का नाम है ट्राइडेंट 2। अब ये ट्राइडेंट 2 मिसाइल कौन बनाता है? ये भी अमेरिका ही बनाता है। अमेरिका से लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं और उसके अंदर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं। अब अगर आप देखो यूके के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल इनडायरेक्टली अमेरिका का ही है। तो यूके की खुद की आर्मी कम हो रही है, यूके के पास खुद के हथियार नहीं है, और जो हथियार है वो कहाँ के हैं? अमेरिकन मेड हथियार हैं, उनके ऊपर अमेरिका का इनडायरेक्टली कंट्रोल है। यूके के सीनियर जनरल हैं, वो कहते हैं कि अगर यूके रियल वॉर में उतरा तो कुछ ही दिनों में यूके का जो असला बारूद है वो ख़त्म हो जाएगा, इतने कम रिसोर्सेज हैं इनके पास। अब ये कहानी सिर्फ यूके की नहीं है, अब यही सेम कहानी जो है वो यूरोप की हर दूसरी कंट्री की है। फ्रांस को छोड़ के लगभग जितनी भी कंट्रियां हैं यूरोप में उनकी सबकी यही कहानी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप में जिन्होंने 4th जनरेशन 3rd जनरेशन के फाइटर जेट निकाल दिए हैं। अब उनके पास सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और वो दिखाते हैं कि देखो भाई हम कितने पावरफुल हैं, हमारे पास सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। पर वो ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि ये जो फाइटर जेट हैं वो उन्होंने खुद से नहीं बनाए हैं, बल्कि ये जो फाइटर जेट हैं वो अमेरिकन मेड फाइटर जेट हैं, उनके अंदर अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनडायरेक्टली उन फाइटर जेट्स को अमेरिका ही कंट्रोल करेगा। तो इन देशों के पास जो भी असला बारूद पड़ा हुआ है वो अमेरिकन मेड असला बारूद है। आज के टाइम पे यूरोप के अंदर 1600 फाइटर टैंक्स हैं, पर ज़रूरत कितने की है? 3000 फाइटर टैंक्स की। आज के टाइम पे यूरोप में सैम्पटी और पेट्रोइट जैसी पावरफुल एयर डिफेंसेस की कमी हो रखी है। और ऐसा भी नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज को टैंक बनाने नहीं आते, पर वो बनाते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, हमको अमेरिका के बचा लेगा। तो इनके पास खुद के हथियार नहीं हैं, ये बस अमेरिका के पंटर लोग हैं जिनको अमेरिका पाल रहा है। और इन सारे चक्करों में हो पता क्या रहा है? नाटो अलायंस जो है वो वीक हो रहा है। नाटो अलायंस का आर्टिकल 3 कहता है कि हर एक नाटो मेंबर के पास खुद के हथियार होने चाहिए, खुद की मिलिट्री होनी चाहिए, वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए और दूसरे नाटो कंट्रीज़ को डिफेंड करने के लिए। पर अब मैटर ये है कि मान लो अगर किसी नाटो कंट्री के पास खुद की आर्मी नहीं होगी, खुद की मिलिट्री नहीं होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी, तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वो दूसरी नाटो कंट्रीज़ को क्या डिफेंड करेंगे। यही कारण है कि अगर कल को अमेरिका इन नाटो कंट्रीज़ को कहता है कि मेरी मदद करने आओ, तो ये मदद करने नहीं आएंगी
क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी हो रखी है। बहुत सारी नाटो कंट्रीज ने कह दिया कि हम ईरान की लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम इस लड़ाई में नहीं आएंगे। यूके ने कह दिया है कि अमेरिका जो ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिका की लड़ाई है, वो खुद से लड़ ले। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अपनी खुद की कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर वो खुद की कंट्रीज को छोड़ के अमेरिका के साथ लड़ाई में उतरेंगे तो उनके पास तो खुद के रिसोर्सेज कम है, तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। फ्रांस के पास अपने हथियारों का थोड़ा बहुत कंट्रोल है, वो खुद से अपने हथियार बना सकते हैं, पर फ्रांस को छोड़ के बाकी सारे गए गुजरे हैं। और नाटो कंट्रीज अमेरिका को मदद करने नहीं आएंगी। इसके पीछे एक और कारण भी है, दूसरा कारण भी है, और वो खुद ट्रंप है। जो ट्रंप है वो एक अच्छा लीडर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। उसने खुद के जो अलायंस हैं, नाटो अलायंस है, उसी नाटो अलायंस के साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए हैं। एक नाटो कंट्री है स्पेन। स्पेन ने कह दिया कि हम अपने मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे अमेरिका को ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि हम इस सारी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, हमको अपनी प्रॉब्लम्स देखनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम स्पेन के साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे क्योंकि ये हमको अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि खुद की नाटो कंट्री को कोई ऐसा बोल रहा है कि हम आपके साथ काम करना बंद कर देंगे क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। यही कारण है कि आप देखो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नाटो कंट्रीज को कॉवर्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि नाटो कंट्रीज जो हैं वो डरपोक कंट्रीज हैं, वो मेरा ईरान की लड़ाई में साथ नहीं दे रही हैं, मतलब खुद के ही अलायंस के साथ दुश्मनी बनाई जा रही है। ऐसा ही कुछ महीने पहले भी हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ग्रीनलैंड पे हमला करके ग्रीनलैंड को अपने देश के साथ मिला लेंगे। अब सोचो कि ये ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। डेनमार्क का नाटो कंट्री है। इसलिए आने वाले टाइम में आप देखोगे अगर ट्रंप के ऐसे ही हालात रहे, ट्रंप ऐसी हरकतें करता रहा तो नाटो अलायंस भी छोड़ देगा ट्रंप। अगर नाटो अलायंस अमेरिका से अलग हो गया तो फिर अमेरिका का साथ देने वाली कंट्रीज़ की गिनती बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। यही सेम हालात मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हैं। ये जो ईरान है, ईरान के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब के भी अलायंस अमेरिका के साथ हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरेबिया को बेचता है। पर जब ट्रंप ने ईरान पे अटैक करा तो ट्रंप ने इनके बारे में भी नहीं सोचा कि भाई इनका क्या होगा। आज के टाइम पे आप देखो क्या हालात हो रखे हैं कि जो ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया है, और इसके चक्कर में जितनी भी आसपास की कंट्रियां थी, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनका तेल बिकना भी बंद हो गया है। उनकी जो ऑयल स्टोरेजेस हैं वो फुल हो चुके हैं और उनको हार के अपने जितनी भी रिफाइनरी वगैरह है उनको बंद करना पड़ रहा है। जो ईरान है वो इन कंट्रीज़ के ऊपर, अमेरिका के अलायंस के ऊपर अटैक कर रहा है, अपने ड्रोन से हमले कर रहा है उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे, उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो उनकी रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। वहाँ पे कितने सारे लोगों की जान खतरे में है, और ये ट्रंप ने नहीं सोचा था अटैक करने से पहले। और इस चीज़ के ऊपर हमारे पेट्रोल पंप भाई साहब क्या कहते हैं? पेट्रोल पंप भाई साहब कहते हैं हमको पता ही नहीं था कि जो ईरान है हमारे अलायंस के ऊपर अटैक करेगा, वो इन सऊदी, कतर, यूएई के ऊपर अटैक करेगा। हमको पता नहीं था क्योंकि हमने तो अंदाज़ा लगाया था कि 2 दिन में सारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, सारा का सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। हमको तो पता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगा। हमको पता ही नहीं था कि वो सऊदी पे, कतर पे भी अटैक करेंगे। हाँ, जैसे मतलब हम मान जाएंगे कि इनको पता नहीं था। लिटरली अटैक करने से जस्ट पहले ईरान ने अमेरिका को धमकी दिया था कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो वो अमेरिका के अलायंस कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, वो सऊदी, कतर के ऊपर अटैक करेंगे। अमेरिका के अटैक करने से पहले ही जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी, कतर, यूएई, इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी थी कि आप ईरान पे अटैक मत करना। सऊदी अरेबिया ने तो ईरान को स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि हम अपनी एयर स्पेसिस अलो नहीं करेंगे अमेरिका को अटैक करने के लिए। क्योंकि इन कंट्रीज़ को पता था कि अगर ईरान के साथ वॉर लगती है तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। हैरानी की बात है कि इन्हीं के सबसे बड़े एलायंस अमेरिका को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यही चक्कर है कि जितने भी अमेरिका के एलायंस हैं जो अमेरिका का बुरे टाइम में साथ देने वाले थे, जहाँ देते हैं, वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक करा था। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश।
इराक पे अटैक करने से पहले जॉर्ज बुश ने 40 कंट्रियों से सपोर्ट ली थी, फिर जाके अटैक करा था। और उसके भी अंदर आप देखोगे फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने उनका साथ नहीं दिया था, उन्होंने सपोर्ट नहीं करी थी। पर इस चीज़ के बावजूद भी जॉर्ज बुश ने 40 कंट्री से सपोर्ट ली थी, फिर जाके अटैक करा था। पर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये किसी से पूछते ही नहीं है, बस सुबह उठे, चाय पी और सोचा कि हाँ अब मेरा मन कर रहा है अटैक करने को, चलो अटैक कर देते हैं। अब चाहे कल को ईरान के अंदर सीज फायर हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाता है, पर फिर भी ये जो लड़ाई है ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने बिना वजह एक ईरान जैसा दुश्मन खड़ा कर लिया है। एक ऐसा दुश्मन जो भाई अमेरिका को बहुत लंबे समय तक सताने वाला है, और अमेरिका का कोई साथ देने आएगा नहीं, क्योंकि जितने भी अमेरिका के अलाइंस थे, जितने भी अमेरिका के करीबी लोग थे, जितनी भी अमेरिका की साथ देने वाली कंट्रीज थी, उनको भी ट्रंप ने अपने से दूर करना शुरू कर दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से जो देश सफ़र कर रहे हैं, जहां पे करेंसीज गिरती जा रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये कंट्रीज भी ब्लेम किस पे डालेंगी? ये भी अमेरिका पे डालेंगी। इस सारी लड़ाई में अमेरिका ने जो ईरान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसको पूरा करते करते ईरान को सालों साल लग जाएंगे। पर इस सारी लड़ाई में जो अमेरिका की इज्जत का फालूदा हुआ है, वो सारी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने वाला, वो सदियों में पूरा नहीं होने वाला।